लेक्चर बता देना। ठीक है चलो। डे कौन सा है थर्मल के हिसाब से? थर्मल के हिसाब से कौन सा डे? थर्मल अंदाज तुक्के पे मत चल, सही बताओ। थर्मल के हिसाब से कौन सा डे? 10th है। रेडिएशन का शुरुआत है, मतलब हाँ, एक में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, एक में हमने पढ़ाई करी। तो रेडिएशन के हिसाब से तो मानो इसको दूसरी क्लास ही है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो रेडिएशन के हिसाब से इसको मैं सेकंड क्लास मानता हूँ। सही में चलो 3 लिख देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस को तुम फिर हल्के में ले लोगे। और ओवरऑल 10वां है। कुल मिला के हम पढ़े हैं 1 क्लास। अच्छा, अब यहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ अच्छे से समझना। आज का जो सेक्शन है वो दिमाग लगा के चलना पड़ेगा थोड़ा सा, तब बात समझ में आएगी। जैसे कभी तुम किसी चीज़ को गर्म करो, किसी चीज़ को गर्म करो, गर्म करते समय उसकी तुम स्थिति देखते हो, क्या गर्म करने से उसका कलर चेंज होता है? लोहा गर्म करने से क्या कलर चेंज होता है? लोहा अगर गर्म हो रहा होगा, सबसे पहला कलर कौन सा आएगा? ब्लैक, रेड के बाद भी गर्म अगर कुछ हो रहा होता है तो कलर चेंज होता है क्या? होता है। वो वेल्डिंग करता हुआ देखा आपने, वो ब्लू और कभी कभी वाइट, ऐसा मतलब कुछ ऐसा तो है कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। और सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? रेड की। मतलब समझो अगर मैं विब्योर पैटर्न में चलूँ तो सबसे पहले एंट्री इस रेड वाले की हुई है। और जैसे जैसे, ध्यान से देखना, बड़ी काम की बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम इसके तरफ आओगे। सोच के देखो, सोच के देखो। सबसे पहले की बात समझो, समझ को अगरबत्ती जलाते हैं अपन, कलर कैसा होता है? रेड। उसके बाद से गैस का फ्लेम, जब गैस अच्छा काम नहीं करता, आप उसको गैस ठीक करा ले, ऐसे वाले के पास जाते हो तो वो कैसा जलता है? ब्लू जलता है, तब जाते हो। कब जाते हो? जब येलो जलता है तब जाते हो। मतलब गैस का जलना क्या चाहिए था? ब्लू। येलो में मतलब कि वो उसका टेम्परेचर कम रहा होगा ना येलो का, और बढ़िया होगा तो ब्लू, और कहानी आगे होते होते जो बहुत एक्सट्रीम होता है तो वाइट पे आता है। इसका मतलब कुछ तो है। अच्छा, ये सब किसके अकॉर्डिंग अरेंज है? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। हमको कुछ नहीं आता, फिर भी हम बोल सकते हैं कि भाई देख, इसका तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम होगा और इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम, मिनिमम। ये पैटर्न बड़ा अच्छा मेरे पास सेट हो गया बिना फिजिक्स के ऑब्जर्वेशन से। बिना फिजिक्स के सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि भाई देख, विब्योर में तो मैं जानता हूँ लैम्डा मैक्सिमम किसका होता है? रेड का। और जब मैं डेली लाइफ में सबसे पहले किसी चीज़ को जलाता हूँ वो लाल कलर का होता है, मतलब उसका टेम्परेचर कम है। मतलब देर आ जाओ देर इज़ समथिंग बिटवीन वॉट? लैम्डा एंड टेम्परेचर। कुछ तो है रिलेशन। और उल्टा है, सोच के देख, उल्टा है। अगर लैम्डा ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। इसी रिलेशन का यही जो रेसिप्रोकल बन के आता है, इसको विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। अगर आपने नाम सुना हो तो सुना है ना, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आएंगे उसके ऊपर, फिलहाल ये पहली बात लिख लो, फिर उसके धीरे धीरे चलते हैं। पहला ये फ़ोटो बनाने का, पहला ये फ़ोटो बनाया। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत सारी बातें हैं, तो एकदम से एक्टिवेट होकर रखना। क्या भैया बहुत दूर बैठ गया, नज़दीक बैठ लो, कहीं पे बैठ लो, वहाँ बैठ लो। हैं तो कोई नहीं, कहीं बैठ लो, आगे आ जाए, इधर आ जाओ। हाँ, ऐसा लड़का लड़की टाइप का सिस्टम नहीं है कि लड़का इधर लड़के इधर। जनरली अपने यहाँ लड़कियाँ उधर बैठती थी, लेकिन कोई बात नहीं है, जब तक ठीक है तब तक बैठो जहाँ बैठना है। रे ऑप्टिक्स लग रहा है? अच्छा, भाई को रे ऑप्टिक्स भी लग रहा होगा, हो सकता है। भाई ये हीट है ओह होता है। भाई सोच रहा चैप्टर साला विब्योर आ गया, कहाँ से क्या चल रहा है? हो गया? एक सेंटेंस लिखिए। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज लैम्डा एम डिक्रीज। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज लैम्डा एम डिक्रीज। ये क्या नौटंकी है? नौटंकी अपने आप में मैंने लैम्डा एम लिखा। अब इसका मतलब समझना ध्यान से। जैसे सपोज़ करो कोई एलईडी होती है, एलईडी होती है ना, जैसे दुकान का बल्ब लगाते हैं, राजा बाबू स्वीट्स लगाते हैं।
अब बल्ब लगाते हैं रात को, सपोज करो कि एलन लिखा हुआ है ऐसे रेड कलर से, डक लिखा हुआ रहता है रेड कलर का। अब जरा देखो रेड कलर ही कोई चीज़ क्यों दिख रही है? नहीं, उसमें से निकल तो सारे फोटोन रहे हैं, परंतु रेड वाले का अमाउंट ज़्यादा है, रेड वाले का अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए अपने को रेड फील होगा। एटीएम के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, तुम गए एटीएम से पैसे निकालने, तुमने 20,000 रुपये निकाले, उसमें से 500 के 10-12 नोट थे और बाकी सारे 100 के थे, तो जल्दी से कौन दिखेगा? 100 वाला ना, ये है मेजॉरिटी। मतलब कोई भी चीज़ अगर रेड दिख रहा है, इसका मतलब उसमें रेड का अमाउंट ऑफ फोटोन उसमें ज़्यादा है तो बाकी भी, पहली बात समझना, बाकी भी हैं, रेड का अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए अपने को रेड दिखा। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो कोई भी चीज़, एक तो ये फंडा ऐसे होना चाहिए। दूसरा, अब चलता हूँ थोड़ा पुराने वाले टॉपिक पे। पुराना वाला जो टॉपिक था हमारा, वो जो था उसको समझना। अगर कोई बॉडी है और सराउंडिंग की बात नहीं हो रही और बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, सराउंडिंग नहीं है, तो बॉडी सिर्फ इमिट करेगी कि नहीं? अरे सराउंडिंग आएगा तब उससे लेंगे। अकेला आइसोलेटेड बॉडी है, कोई सराउंडिंग नहीं है, तो सिर्फ इमिशन होगा। सिर्फ इमिशन हो रहा है, सिर्फ इमिशन हो रहा है, सिर्फ इमिशन हो रहा है। अच्छा, अब ज़रा सोचना, इमिशन होता है तो क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है ना। इमिशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, समझो। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब होगा, एक्सरे भी होगा, अभी यहाँ जैसे इंटरनेट के लिए लगा हुआ है उसके भी तो वेव निकल रहे हैं। अपने को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ हम जिसको देख पाते हैं वो सिर्फ 400 to 700 नैनोमीटर वाले रेंज को हम देख पाते हैं। तो क्या सिर्फ यही निकलता है क्या? नहीं, निकलते तो सारे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब निकलता है, देयर इज ए स्पेक्ट्रम, सब निकला। अपने को सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, किसी किसी किताब में 750 नैनोमीटर भी रहता है, उसकी लड़ाई नहीं है यहाँ पे। लड़ाई है हमको जो दिखेगा वो सिर्फ विजुअल का होगा, परंतु सिर्फ विजुअल निकलेगा ऐसा नहीं है, कुछ भी निकल सकता है। इसमें से निकलेगा 200 नैनोमीटर भी निकलेगा, 1200 नैनोमीटर भी निकलेगा, 1500 नैनोमीटर भी निकलेगा, अरे सारे निकलेंगे, 700 नैनोमीटर भी निकलेगा, 450 नैनोमीटर भी निकलेगा। मतलब जब इमिशन होगा तो सब के सब इमिट होंगे। ये बात तुम मानते हो क्या? मुझे जो दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल रीजन का होगा, सिर्फ और सिर्फ विजुअल रीजन का होगा। अच्छा, तो एक बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, फोटो, एक बार फोटो साथ साथ बनाते चलो, फिर कुछ कॉन्सेप्ट लिखते चलेंगे। तुमको जो जो बोल रहा हूँ एकदम से मन में याद रखना पड़ेगा, एकदम स्टोरी के जैसा कि हाँ ये पूरी कहानी चलेगी, इससे सवाल आएंगे, अपने को समझना है। क्या हो रहा है? ये क्या लिखा है? ये क्या है? ये लिखना आइसोलेटेड बॉडी, नो सराउंडिंग, इसीलिए सिर्फ इमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब होने की बात नहीं हो रही है, इमिट हो रहा है। और एक बात ज़रूर लिखना, सारे वेवलेंथ निकलेंगे, सारे, हर कोई, हर तरह का निकल सकता है, हर तरह का। और समझो फिजिक्स में जब कुछ नहीं दिया हो और हीट पढ़ रहे हो और बॉडी की बात हो, तो कौन सी बॉडी होती है? वो ब्लैक बॉडी होती है। तो ये जो आइसोलेटेड है ये है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी है। और इस बॉडी को इमिट क्या ये एब्जॉर्ब कर सकता था? कब? जब इसको सराउंडिंग में रखते, सराउंडिंग का इफेक्ट लेते। अभी इसको आइसोलेटेड रखा है, इसने सिर्फ और सिर्फ इमिट किया है। और हमने शुरुआत करी थी स्टीफेंस लॉ की। मैंने कहा था जब सराउंडिंग की चर्चा ना हो तो उस केस में पावर रेडिएटेड क्या आया था? सिग्मा ए टी का पावर 4। ये आज काम आएगा कि भाई यहाँ से पावर रेडिएटेड जो हमारा आया है वो आएगा सिग्मा ए टी का पावर 4, सिग्मा ए टी का पावर 4। ये कब लगाओगे? जब सराउंडिंग की बात नहीं होगी। अच्छा, अब आना, अब थोड़ी देर इधर देखो। अब देखो, यहाँ पे एक लड़ाई टेम्परेचर की, दूसरी लड़ाई वेवलेंथ की, और इस फार्मूले में कौन है? सिर्फ टेम्परेचर, वेवलेंथ नहीं है ना। इसका मतलब क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड बनेगा, अभी जेईई एडवांस का सवाल कराऊंगा तुमको बताऊंगा, क्वेश्चन जब थोड़ा हार्ड बनेगा तो तू सोच क्या वो तुमको डायरेक्ट टेम्परेचर देगा? क्या नहीं देगा, वो क्या देगा? वेवलेंथ। और तुमको सोचना पड़ेगा टेम्परेचर, उसको उठा के यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा कि नहीं? तो एक बस यही टफ बन सकता है, नहीं तो डायरेक्ट तो बन ही जाएगा।
अच्छा, और टेम्परेचर की खास बात किस में रखेंगे अपन? केल्विन में। अच्छा, तो लफड़ा ही नहीं है, टेम्परेचर केल्विन, तो टेम्परेचर क्या रखोगे? ऐसा यूनिट है, टेंशन नहीं है। मतलब हमें कन्वर्जन आना चाहिए किसका? वेवलेंथ और टेम्परेचर का बीच का। लिखो, हमें वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। और जानते हो, इसी वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच की रिलेशन निकालने वाले प्राणी का नाम था विन्स। उन्होंने लॉ दिया था, नाम था विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डैश देख ब्रैकेट में लिख दो इस बात को कि कन्वर्जन कहाँ से आएगा? विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। उनका नाम था विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स, विंड नहीं, WIEN और एपिस्ट्रोफियस लगाइएगा। और डिस्प्लेसमेंट लॉ, अब डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों है ये सिखाऊंगा अभी। नाम उनका था विन। हे विन, इधर आ, ऐसा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये है बात। अब छोटा सा एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, पावर रेडिएटेड सिग्मा ए टी का पावर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया की बात मैं करना चाहता हूँ। पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और इसकी वैल्यू है, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इमिसिव पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ इमिसिव पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ इमिसिव पावर। इमिसिव नाम है, इमिसिव पावर। वो क्या, हीट जब चलता है ना तो हमारे मन में होता है कि फार्मूला आए रखें आंसर पाए, फार्मूला आए रखें आंसर पाए, ऐसा होता है। ऐसा लेकिन अब नहीं होता है ना, कि भाई आ गया तो किस्मत है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि फार्मूला रखोगे आंसर आ जाएगा। आपको क्या मैंने बोला, कन्वर्ट करने। तुम देखना, सबसे कठिन सवाल उसी को मानते हैं जब वो टी नहीं देते हैं, लैम्डा देते हैं। तो तुम समझ लो कि सबसे कठिन क्या हो सकता है, वही। और उसके अलावा सब आसान है। आसान कौन होगा भाई? आसान होगा, ये देख कांस्टेंट है, एरिया मतलब 4πr², बचता कौन? रेडियस। 4π तो ऐसी कांस्टेंट है, यहाँ से r², यहाँ से टेम्परेचर, इसी के बीच में खेलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दो बॉडी देंगे, कंपेयर करेंगे, बोले बताओ ज़्यादा से ज़्यादा तंग करना होगा, टेम्परेचर किस में रख देगा वो? डिग्री सेल्सियस में। यही सब बातें हो सकती है। कठिन करना होगा तब वेवलेंथ तुमको कहेंगे सोचने के लिए। अब तुम सोच रहे हो, मैंने बोला इमिसिव पावर, जो पावर रेडिएटेड आया है उसको एरिया से डिवाइड करो। जो पावर रेडिएटेड आया है उसको एरिया से डिवाइड करो। तो जैसी एरिया से डिवाइड करोगे क्या बनेगा? सिग्मा टी का पावर 4, ये बन जाएगा सिग्मा टी का पावर 4 बनेगा। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। देख, इमिसिव पावर होता क्या है इसको समझो। लिखो तो, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आराम से सोचना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या बनेगा? देख, एनर्जी रेडिएटेड यही होता है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम करके देखो क्या बनता है। देखो, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, खुद से लिखना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को कहते हैं इमिसिव पावर। इसी को कहते हैं इमिसिव पावर। खूब सवाल इसके ऊपर हैं, खूब सवाल इसके ऊपर हैं, खूब सवाल। ठीक, आगे चलूँ। देख, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम का नाम क्या दे दिया? पावर। पावर अपॉन एरिया बन गया। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं शांत रहना चाहता हूँ। देख क्या कह रहा हूँ। लड़ाई किसकी है? इमिसिव पावर की अभी चलेगी। अच्छा सोचना, होगा इमिशन, निकलेंगे सारे वेवलेंथ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ से मतलब होता है। पार्टिकुलर कहने का मतलब होता है स्पेक्ट्रल। अब मैं ना ये सब चीज़ें ये लिख लो बस इसको, और इसको मिटाऊंगा 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 मिटाऊंगा। ये सब तो हटाओ, ये सब हटाओ, सब हटाओ, सब हटाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से यहाँ पे आ जाओ। देख, अभी चर्चा होगी किसी पार्टिकुलर की, स्पेक्ट्रल की। मैं तुमको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। सपोज़ करिए, जैसे अभी अपना ऑनलाइन शॉपिंग में ऑफ़र चलता है, कपड़े पे चलता है ना ऑफ़र। वो देखो कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं।
ऑप्शन देते हैं 70% डिस्काउंट, है ना। फिर ऑप्शन देते हैं कि अप टू 50% डिस्काउंट, फिर ऑप्शन देते हैं कि अप टू 40% डिस्काउंट। कोई पगलेट होगा कहेगा चल भाई 90% डिस्काउंट। अब ज़रा सोच के देखना, अब तुम्हारे पास ऑप्शन रहते हैं, तुम इसको सेलेक्ट करोगे ये दिखाएगा, किसी ने इसको किया उसको ये दिखाएगा। अब देख, अब हर तरीके से एक एक करके प्रिसाइज वैल्यू में अगर मैं जाऊंगा उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल। प्रिसाइज में जाना उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल। और सारे स्पेक्ट्रल को जोड़ेंगे, अब तुम देखो इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, तो उसके सारे कवर हो गए कि नहीं। कोई आया आदमी, उसने कहा पागल हो गया मैं सब देखूंगा, ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, ये भी, तो सब देख लिया उसने। स्पेशल वेवलेंथ को अगर मैं सोचूंगा उसको बोलूँगा स्पेक्ट्रल। और क्या हर स्पेक्ट्रल को जोड़ता जोड़ता मैं टोटल तक पहुंच सकता हूं क्या? कहां तक जोड़ूंगा? कहीं से शुरू होकर कहीं पे ख़त्म होऊंगा। पूरा रेंज कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? जीरो से लेके कहाँ तक? इन्फानाइट तक। अब दिमाग लगाओ, मैथ सोचो थोड़ा, देखने में कठिन लगता है नहीं। ई लैम्डा मतलब अगर कोई इमिसिव पावर है, मान लो उसको हमने ई लिखा, और ई लैम्डा मतलब होगा स्पेक्ट्रल। इसका मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा जीरो से लेके इन्फानाइट तक, तो मुझे क्या टोटल इमिसिव पावर नहीं मिल जाएगा क्या? वैसे यहाँ पे डी लैम्डा लगा देना है कि लैम्डा के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। तो देखो ये बात समझ में आ रही है क्या? तो मैथ्स ऐसे लिखा रहता है। असली बात तो ये है कि आप इंडिविजुअल, जैसे मान लो यहाँ से ये हमने लिख दिया P/A को हमने छोटा नाम दे दिया E, सपोज करो ऐसे, स्मॉल ई से इसको लिख दिया। अच्छा, अब ये स्मॉल ई जो होगा वो तो पूरी वैल्यू है, मुझे हर एक वैल्यू के हिसाब से सोचना है। तो एक वैल्यू किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की सोचूंगा तो उसको बोलूँगा स्पेक्ट्रल। ऐसे हर पार्टिकुलर को जोड़ दूंगा, हो गया टोटल। तब लिखो, क्या हेडिंग क्या डाला था? पावर डाला है ना। अब लिखो इमिसिव पावर लिख लिया, इमिसिव पावर लिख लिया, ये लिख चुके हैं, ठीक है। अब लिखिए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर सिग्मा टी के पावर 4 को क्या बोलते हैं बताइए? सिग्मा टी के पावर को इमिसिव पावर बोलते हैं। लिखते किससे हैं? छोटू ई से। लिखते किससे हैं? छोटू ई से। और इसी ई में मैं लैम्डा लगा दूंगा तो किसकी बात होगी? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की। आराम से खुद को समझाओ कि भाई अगर मुझे इमिसिव पावर लिखना है तो सिंबल है छोटा ई। ये होता क्या है? पावर अपॉन एरिया, ऐसा कह लो, या दूसरा स्टाइल कह लो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दो तरीके से बोल सकते हैं। मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा क्योंकि बड़ा सा दिखता है, फिर इसको बोलते हैं इमिसिव पावर। परंतु ये तो इमिसिव पावर है, ये तो पूरी वैल्यू है एक साथ, लेकिन मुझे इंडिविजुअल सोचना है। तो उसके लिए हम ऐसे ऐसे। अच्छा बताओ, अब यहाँ देख के बताओ, ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? ये भैया ई के इक्वल होगा। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम घबरा रहे हो, तुम सोच नहीं पा रहे। तुम लोग तो पैसा बहुत सोचते हो। चलो एटीएम में चलते हैं, एटीएम में चलते हैं। मान लीजिए आप इंजीनियर बने और एटीएम में आपकी नौकरी लगी। पैसा डालते हैं ना भाई, नौकरी है, पैसा मिलता है उसका। एटीएम में आपकी नौकरी लगी और इंजीनियरिंग है, वो पैसा कैसे निकलेगा? पता चले कि किसी ने डाला 10,000 निकल गया उसके 38,000। ऐसा थोड़ी होता है। एग्जैक्टली अमाउंट काउंट करके निकलता है। घड़ की आवाज़ होती है तो खेल थोड़ी रहे, अंदर पैसे काउंट हो रहे हैं। तो पैसे जब काउंट हो रहे हैं, मान लो उसके अंदर ट्रे बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता, ट्रे प्रॉपर तरीके से अरेंज होता है। अब उस ट्रे में 100 का नोट भी होगा, उस ट्रे में 500 का नोट भी होगा, एक ज़माना था 1000 का नोट भी होगा, है ना? ऐसा होगा। अब एक और ज़माना था बीच में, उसमें और चला था 2000 का। मान लीजिए 100, 500 और 1000 के नोट निकल रहे हैं। अब लड़ाई ये है कि अगर किसी ने इसमें से नोट निकाला था, एक तो पूरे दिन का कलेक्शन कुछ ना कुछ होता हुआ कि भाई जब तुम चेक करने आओगे तो बोलोगे इस दिन 1 लाख रुपए निकले पूरे दिन में, या 11 लाख रुपए निकल गए। तो 11 लाख इज द टोटल वैल्यू, है ना? टोटल कितना निकला? 11 लाख। तुमको जवाब देना पड़ेगा ना, तुम काम कर रहे हो इसमें, तो तुम बैंक को जवाब दोगे ना कि भाई साहब हमारे हिस्से का जो एटीएम था उससे एक दिन में 11 लाख रुपए निकले। अब बैंक तुमसे सवाल कर सकती है, ठीक है भाई 11 लाख, बता 100 के कितने नोट निकले? तो तुमको इनसे क्या मतलब रहेगा फिर? यू जस्ट थिंक ऑन दिस।
फिर तुमसे प्रिसाइज सवाल पूछा जाएगा, तो 100 के कितने नोट निकले वो बता, 500 के कितने निकले वो बता, और फिर 1000 के कितने निकले वो बता। और तीनों अगर तुमको पता हो गया और टोटल पूछेगा, यार जोड़ने ही दोगे क्या? अब मैथ्स में जोड़ने को क्या करना बोलते हैं? इंटीग्रेशन। हमने भी तो वही किया है, एक एक का निकाल के जोड़ा, इसी को स्पेक्ट्रल बोलते हैं। मैंने भी इसका नाम ई लेमडा दिया, ये ई लेमडा, ये ई लेमडा, और इसको 0 से लेके इन्फिनाइट तक को जोड़ दिया था, तो टोटल नहीं मिल गया क्या? यही तो लिख रहा हूँ, बस ऐसे लिख रहा हूँ तो लगता है कुछ तूफान है। बात बहुत सिंपल है भाई, एक एक का होगा तो ई लेमडा, टोटल का होगा तो ई स्पेक्ट्रल। ये सिंगल ई लेमडा जो वो सिंगल का, हाँ, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ या किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का रेंज, और ये ई टोटल, और ई इज़ फॉर टोटल। लेकिन लड़ाई सारी चलेगी ई लेमडा के ऊपर। क्यों चलेगी अभी दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? सुन लो, सुन रहे हो ना? अरे मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी तो हो ही रहा है, दोबारा भी सुन लेना। लेकिन अभी एक चीज़ मन में बताओ भाई, देख मैथ्स में जो काम इंटीग्रेशन का होता है, ग्राफ में वो काम किसका होता है? एरिया अंडर द कर्व का, है ना भाई। इसका मतलब अभी थोड़ी देर के बाद अगर तुमको कोई ग्राफ मिला, ईमानदारी से बताओ कौन सा ग्राफ मिल सकता है यहाँ से? एक तरफ ई लेमडा, दूसरी तरफ लेमडा, भाई ई लेमडा और लेमडा का ग्राफ मिलेगा। सोच, अरे यहाँ लेमडा ही तो है, छोटी वैल्यू, तो ई लेमडा और लेमडा का ग्राफ मिलेगा, तो उसका क्या मैं स्लोप निकालूंगा? एरिया निकालूंगा, तो क्या मिलेगा? वो मिलेगा ई। यही मन में आना चाहिए। या तो मैथमेटिकली निकालूंगा तो इंटीग्रेशन चलेगा, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना ही तो होता है। लेकिन ग्राफ में उस इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। मतलब सवाल क्या आएगा तुम पहले ही सोच सकते हो कि भाई सवाल आएगा हमारे पास, अब लैंग्वेज क्या होगी? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, कौन है ये? ई लेमडा। वेवलेंथ, क्या उसको बोलेगा? वो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, मतलब उसके लिए पार्टिकुलर वेवलेंथ का ग्राफ मिलेगा। उसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? टोटल इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर कितने हुए? 2, एक स्पेक्ट्रल, एक टोटल। स्पेक्ट्रल माने किसी पार्टिकुलर को गाली दो, एक होता है ना सबको, साले सब ऐसे ही हैं, है ना। एक तो ऐसा होता है साला ये ऐसा है, फ़र्क है, दोनों बात में फ़र्क है। साला ये ऐसा है ये स्पेक्ट्रल, साले सब ऐसे हैं मतलब टोटल। चीज़ सिंपल सी बात है, छाप दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो। क्या लिखोगे? यहाँ से ग्राफ वाले सवाल आएंगे। तुम तो क्वेश्चन बनाओ कि भाई ऐसा सवाल आएगा, ग्राफ वाले सवाल आएंगे। क्या पूछा जाए? किसका ग्राफ होगा? ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, यहाँ से ग्राफ वाले सवाल आएंगे। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, तब मैं एरिया निकालूंगा या निकालूंगी। हो गया? लिख लिया? नहीं लिखा? अब सुनो, अब क्या हुआ, लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो ग्राफ बना होगा। क्या हुआ, अब विंस नाम के प्राणी आए थे स्पेक्ट्रम। क्या हुआ, लास्ट ईयर जो नीट का जो सिलेबस का हल्ला हुआ था ना, जेई मेन और नीट के सिलेबस चेंज जो हुए थे लास्ट ईयर, तो उसमें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को लोगों ने हटा दिया, कहा कि नहीं आता है ना। अभी भी ये सुरक्षित है और मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब हम कुछ नहीं छोड़ रहे, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पता चले अक्टूबर में वो कहें कि ये रहा सिलेबस, हम लोग मतलब नहीं है। सवाल अगर कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो बिल्कुल हट गया हो, अब जैसे रेडियो एक्टिविटी जिस खूबसूरती से उन्होंने हटाया है उसको तो मैं तो पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाऊँगा? देख, क्योंकि उसमें से क्या हटा क्या नहीं हटा हम फालतू रिस्क नहीं लेते, जो हटा नहीं हटा उनका टेंशन, अपन सब पढ़ रहे हैं, सीधी बात है। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हो सकता है कि लोग कहें के हिसाब से हट गया हो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना है। बात सिंपल है, हम पूरा पढ़ेंगे, हट गया फट गया हमको कोई मतलब नहीं। अगर पूरा नंबर चाहिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब तो देख, ये तो ऐसे कि इन्होंने पता कैसे सिलेबस हटाया है फिजिक्स का, ऐसे हटाया है। किसी को बोलो कि बेटा काउंटिंग सीख के आना, और 1 2 3 4 सीधा कहा कि देखो 5 6 7 बेकार है, 8 9 10 अच्छे से याद कर लो, ये नहीं आएगा। अभी साल ये क्या बकवास, मतलब नहीं बनता ना, समझ रहे हो। अब बायोलॉजी में तो मैंने सुना आँखों को हटा दिया, आँख नहीं पढ़ना है,
मतलब तुम साले ना देखो ना खाओ, मतलब क्या क्या हटाया, मतलब ढंग की चीज़ हटाओ, कोई चीज़ का मतलब नहीं है तो बताओ। अब हमारे में तो फिजिक्स में तो हटाया, ऐसा हटाया कि जिसका हटने का कोई मतलब ही नहीं, ऐसे करके हटाया टॉपिक। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को बोला कि ये नहीं दूंगा, फिर अगला स्टेफेंस लॉ लेकिन दूंगा। अरे यार सवाल ही दोनों को मिक्स करके बनते हैं, तो ये पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे तो क्या मतलब बनता है? ऐसा नहीं है, कोई हटा फटा नहीं है। देख हट गया तो उससे तो मेरा फ़ायदा है ना, जल्दी कोर्स ख़त्म कर लूँगा ये, लेकिन तो घाटा ओवरऑल तुम्हारा है, इसलिए मैं पूरा पढ़ाऊँ, घाटा फटा कुछ नहीं। केमिस्ट्री वाले टीचर को बहुत फ़ायदा हुआ है, सुनने में आया कि आधा से ज़्यादा तो ख़त्म ही है मामला। केमिस्ट्री में बहुत सारे कम हो गए, लेकिन जो ढंग के टीचर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। ये हट गया वो हट गया। अब देखो मज़े से, एटॉमिक स्ट्रक्चर में के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई है क्या? कुछ ऐसा हुआ है जो वहाँ से हट गया? सॉलिड स्टेट के साथ छेड़छाड़ हुई है शायद। हाँ, अब देख दिक्कत किसको हो गई? मुझे पढ़ाना होता था सेमीकंडक्टर, आप वहाँ से ज्ञान लेके आते थे सॉलिड स्ट्रक्चर का, आप लैटिस स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पढ़ के आते थे। अभी वो सेमी में वापस से मुझे पढ़ाना होता था, मैं तब भी पढ़ाता था, मैं अब भी पढ़ाऊँ। तो कह रहा हूँ कि जैसे केमिस्ट्री से चीज़ें एक सब्जेक्ट से हटा के वहाँ से हटा दी। अगर हटाना था ना, ईमानदारी से बोलो, अगर केमिस्ट्री से कोई चीज़ हटानी थी, शौक से हटा देते, वो मोल कंसेप्ट भी हटवा लेते, एटॉमिक भी हटा देते, अपनी इधर तो पढ़ते ही हैं। तो अभी क्या हटा रहे नहीं हटा रहे, इसलिए अपन सब पढ़ रहे हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब लड़ाई चल रही है इमिसिव पावर की, तो विंस भैया का एक लॉ आया, उन्होंने एक ग्राफ देखा और वो ग्राफ इस तरीके से बना, इस तरीके से ग्राफ बना। नीचे क्या दिखाएंगे? अब तुम दिमाग लगा के बताओ, नीचे क्या दिखाएंगे? चलो मैं हिंट देता हूँ। ऊपर दिखा रहे हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, नीचे क्या दिखाएंगे? लैम्डा। इतना तो गारंटी है ना भाई, नीचे लैम्डा दिखाएंगे। ये कौन सा लैम्डा होगा? ये मैक्स नहीं होगा। और तुमको बताऊं, बच्चों को मैक्स में कन्फ्यूजन होता है। देख लैम्डा किस लाइन पे है? नीचे वाली लाइन पे है ना, मतलब इस लाइन में यहाँ जाऊँगा और लैम्डा ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, मतलब ये लिखा रहता है किताब में लैम्डा एम। कोई मीन का मतलब नहीं है, इसका मतलब है बताता हूँ, बट इस एम का मतलब मैक्स नहीं है। अब मीन वाली बात नहीं, वो मेरा ग्राफ ऐसा दिख रहा है कि बीच में, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो ग्राफ ऐसी फ्लो में बना है, ये ऐसा है। तो लैम्डा इधर से इधर, मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो लैम्डा बढ़ रहा होगा, इतना तो गारंटी है कि दिस लैम्डा एम इज़ नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, मान रहे हो ना। लेकिन एक बात सही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ जो इमिशन आना है वो सबसे ज़्यादा होगा, हुआ कि नहीं? ये यहाँ से बस इतनी बात कही जा सकती है। तो ये तुम यहाँ इसको पहले ऊपर लिख लो, ग्राफ लिखा हुआ है स्पेक्ट्रल, बनाओ ग्राफ इमिसिव पावर, एक ग्राफ बनाओ, फिर इस ग्राफ पे सवाल करेंगे। ये डंडी डंडी मत खींचना, तुम तो बस ग्राफ बनाओ। एक बात ज़रूर लिखना, लैम्डा एम इज़ नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा एम लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो देख के लग रहा है, आगे बढ़ेंगे लैम्डा और आएगा, तो ये मैक्सिमम कैसे हो सकता है? बना लिया? अब देख एक दो बात देख। अच्छा देखो, मतलब अगर ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, मतलब ऊपर हमने क्या दिखाया है? ई लैम्डा, इसका ऊंचा गया नहीं है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, क्या मैं ई लैम्डा मैक्स लिख सकता हूँ? हाँ, ग्राफ में कहीं ब्रेक भी नहीं है ना, ग्राफ एकदम से लगातार है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कर्व। कोई फार्मूला, अच्छा ग्राफ का शेप कैसा है? पैराबोला? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपेरिमेंट है, तो इसका पैरा हाइपर नाइपर नाइपर कुछ नहीं, ग्राफ का कोई फिक्स शेप नहीं है। बस इतना कह सकते हो कि ग्राफ जो है ये दिस इज द कंटिन्यूअस कर्व। लिखो, ये पूछते हैं, कंटिन्यूअस कर्व है, कोई स्पेशल शेप नहीं, कंटिन्यूअस कर्व है, कोई स्पेशल शेप नहीं। कंटिन्यूअस कर्व, कोई स्पेशल शेप नहीं। अच्छा दूसरी बात सोचो, लैम्डा एम का नाम क्या बोलोगे? लैम्डा एम वह वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग इमिशन सबसे ज़्यादा हुआ। लिख लो तो इस बात को, लिखो लैम्डा एम इक्वल्स टू
द वेवलेंथ corresponding to which spectral emissive power is maximum मतलब इसी लेमडा पर सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मिला। दूसरी भाषा में, इसी लेमडा पर कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ का इमिशन सबसे ज़्यादा हुआ, इसी लेमडा पर किसी पार्टिकुलर कलर ज़्यादा निकले। सोचो, जो कलर ज़्यादा निकलेगा वही दिखेगा ना, यही होता है इसका मतलब। अच्छा, अब एक सवाल है छोटा सा, कहा लिखो तो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ what will be the value of area under the curve of this graph, area under the curve of this graph। यहाँ दिमाग लगा के सुनना पड़ेगा। एक बार फिर से ये ग्राफ बनाइए आप लोग, ड्रो दिस ग्राफ अगेन, फट से रिपीट। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? बना लिया? अब सुनो, इसका एरिया निकालना ऐसे तो संभव नहीं है ना? क्या निकालोगे? स्क्वायर थोड़ी है ना, स्क्वायर ट्रायंगल है, कैसे निकालते? क्या उपाय होता है फिर? एलिमेंट लेना होता है, एक स्ट्रिप ले लोगे, अपने मन से एक स्ट्रिप माना हमने, चलिए यहाँ पे एक स्ट्रिप मान लिया, कहीं भी मान लेते हैं, माना हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप माना। जो अब तुम मेरा ना सोचने का स्टाइल समझो। स्ट्रिप आता है तो क्या सोचते हैं? स्ट्रिप का शेप मन में क्या मानते हैं? रेक्टेंगल। जिसको ये बात पहली बार सुनाई दे रही है वो खुद से लिखेगा। स्ट्रिप माना है भाई, स्ट्रिप माना है, स्ट्रिप मतलब होता है रेक्टेंगल, ये होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा, तुम इसका एरिया निकालोगे तो L इंटू बी करोगे ना। यहाँ L कितना लोगे भाई? E कितना लोगे? E, ये L कितना लोगे? क्या L बराबर E लेमडा नहीं लोगे क्या? जो ये E लेमडा मैक्स आया है वही लोगे ना भाई। यहाँ तक का ये हमने लिया है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं तो यही लिखो, लंबाई यही है। चौड़ाई कितनी लोगे? D लेमडा, ये समझना है, चौड़ाई मतलब D लेमडा। अब देख इसको E मतलब E लेमडा और इसका जो B है चौड़ाई है वो है D लेमडा। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है, खुद से करना। अब इसका एरिया लिखो, क्या लिखोगे? E लेमडा इंटू D लेमडा। ये तो तुमने एक स्ट्रिप का निकाला है, गर्दन ऊपर रखो, ये तुमने एक स्ट्रिप का निकाला है। ऐसी कितनी स्ट्रिप होंगी? बहुत सारी, कहीं जीरो से शुरू होके अनंत तक। इसी को इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक। अब बताओ ये क्या बनेगा? हाँ, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ये रहा। हाँ, ये बना टोटल इमिसिव पावर, जिसका सिंबल होता है छोटू ई। ये इसको कनेक्ट करिए। ग्राफ बनाया, ग्राफ का हमसे एरिया पूछा, मेरे पास फॉर्मूला नहीं था, मैंने एक स्ट्रिप माना, स्ट्रिप की लंबाई ऊपर वाली एक्सिस का लिया ई लेमडा, स्ट्रिप की चौड़ाई पतली स्ट्रिप ली थी डी लेमडा, लंबाई गुना चौड़ाई किया ई लेमडा इंटू डी लेमडा। क्या एक ही स्ट्रिप है? नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रिप है, बहुत दूर तक, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक। और थोड़ी देर पहले देख के आए हैं कि ई लेमडा छोटा छोटा स्पेक्ट्रल को अगर मैं इन्फिनाइट तक जोड़ूंगा तो टोटल मिलेगा, तो इसीलिए इसका एरिया टोटल देता है। हर चीज़ का फील होता है, ऐसा नहीं रटने की आवश्यकता नहीं होती। समझ गया ना? इसीलिए तुम अब किताब में चूंकि ये बात मिसिंग होती है, इसलिए तुमको इसका एरिया अंडर द कर्व हमको देता है टोटल इमिसिव पावर। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, एक सवाल और थोड़े से घुमा के पूछते हैं। गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है, और दूसरे स्टाइल से सोचो, क्या ये इंटेंसिटी है? क्या एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, इसको इंटेंसिटी भी कहते हैं। अब देखो एक बढ़िया सवाल अपने को दिख गया,
कि ये हमने इसका नाम क्या दिया था, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का एक और घर पे नाम है इंटेंसिटी, लिख लो। इमिसिव पावर का एक और नाम है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यूनिट क्या होगी, यूनिट ये जूल सेकेंड मीटर स्क्वायर, और जूल अपॉन सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है वाट, नीचे में लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। यूनिट पूछते हैं, अपने को आना चाहिए। कहाँ ढूंढ रहा है भाई, यहाँ हूँ मैं। अच्छा कर रहा है भाई, गुम हो गया था क्या। ठीक है, गर्मी है, सर्दी है, लेट क्यों आए हैं। चाबी तो इतना, जितना दूर तुम मेरे यहाँ से रहते हो, ज़ोर से आवाज़ लगाओगे तो मेरे तक आ जाएगी। तो उसमें तुम स्कूटी की चाबी, टाइम बचाने के लिए स्कूटी की चाबी ढूंढता है। दौड़ के आ जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़िया है स्कूटी से आते हो। साइकिल क्यों नहीं लिए भाई तुम। लड़कों को अगर आलस आने लगे तो ऐसे लड़के मुझे जो है उनको अकेले में मिल के कूटने की इच्छा होती है। एट दिस एज आपको बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, सही में करनी चाहिए। कितने साल के हो, 17 साल के हो। 17 साल के मैं था ना, 17 साल का, हे भगवान। तुम अभी से मेरा अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कैसा उत्पात रहा हूँ। 17 साल में आदमी, मतलब बाइक की चाबी ढूंढने में समय खर्चा होगा, उतनी देर में यहाँ होंगे। मतलब दिस काइंड ऑफ एक्टिवनेस यू शुड हैव। एक्टिवनेस तो बहुत ज़रूरी है। 17 रहे, 27 रहे, 37 रहे, 77 रहे, जब तक ज़िंदा रहूँगा एक्टिव तो रहना ही चाहिए। कल मेरी मम्मी डायलॉग मार रही थी कि काम करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है। मैंने उसको बहुत डांटा। अब मम्मी को तो प्यार से डांटते हैं ना, अब नाराज़ भी हो जाती है तो उसको ऐसे ही डांटना पड़ता है। गलत बात है। लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लोगों को लगता है कि एज अगर बढ़ रही है ना उनकी, तो उनके शरीर को आराम चाहिए। क्या बकवास थॉट है ये, क्या बकवास। तो इससे बेकार कोई थॉट ही नहीं हो सकता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है तुमको आराम चाहिए। अरे पागल हो क्या। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि तुम ज़्यादा आराम कर रहे हो। कीप वर्किंग, कीप वर्किंग। ये घड़ी देख के जो चलने वाले लोग होते हैं ना, 10,000 स्टेप, साले गोबर, ऐसे मत बनिए। तुम लोग भी पहनते हो ना घड़ी देख के स्टेप, इतने स्टेप चल लिए। अरे यार क्या चल लिए, चलने का मौका ढूंढिए और चलिए। सीढ़ी से मौका ढूंढिए, चलिए। इसको बोलता हूँ सीढ़ी से चढ़ने उतरने में इसको लगता है कि क्राइम है, बहुत गलत कर रहा हूँ मैं, इसके साथ शोषण कर रहा हूँ। अरे यार ये वाटर का कैंपर जो आता है कितने लीटर का आता है, वो 10-12 लीटर का होगा। पानी का जो कैंपर होता है, तो पानी का कैंपर उठा के आदमी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता। और कहने के लिए तुम्हारी उम्र 18, 19, 20 साल की है, बेकार है। तो उसमें हम तो लड़की है, रेकाई की लड़की है लड़का। मतलब तुमको जब फ़ायदा उठाना हो तो हम लड़की हैं, और जब फ़ायदा उठाना हो तो हम लड़की हैं। तब नहीं, लड़की बोल बोल के दोनों तरफ से मलाई चाहिए, है ना। मेहनत करना हो तो हम लड़की हैं। और जब इक्वलिटी की बात हो, ऐसा थोड़ी होता है, हमें भी समान हक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। जब आपको इक्वल हक चाहिए तो यू हैव टू वर्क टुगेदर। हवाबाजी नहीं कि मैं लड़की हूँ, तब मेरे यहाँ तो ऐसा भेदभाव है ही नहीं। सही में मेरा 1% भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़की हूँ तो VIP ट्रीटमेंट, अले ले 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 ले, कुछ नहीं। चलिए अब सवाल पूछता हूँ आपसे। आनंद आ गया। अब सोचो सवाल, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। टेम्परेचर, दिमाग लगा के बोलना, तुक्का मत मारना, सब यहाँ लिखा हुआ, यहीं से सवाल है। ग्राफ ये बना हुआ है, चलो एक बार और बना लो तुम, एक बार और बनाओ तब सवाल बनेगा। मैं भी बना लूँ क्या, मैं भी बना लेता हूँ। तुम सोचोगे खुद ही अकेले अकेले मेरे से बनवा रहे। जैसे मैं बनाऊँगा वैसे ही बनाना, थोड़ा जगह छोड़ना है ना, थोड़ा जगह छोड़ना। देखो ऐसे एक, ओहो ये मज़ा नहीं आया इसमें। माना एक ग्राफ ऐसे है, हाँ ठीक है, आप ही बनाइए। अब मैं पूछूंगा सवाल। अच्छा ये तो पूछने की बात ही नहीं कि ऊपर कौन है। ऊपर है ई लेमडा और नीचे लेमडा। ई लेमडा मतलब ई और लेमडा का प्रोडक्ट, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, इसलिए लिखा है ई लेमडा, है ना। अब देख एक सवाल है, लिखो ड्रो द ग्राफ, ब्रैकेट में लिखो नेक्स्ट कर्व, अगला ग्राफ
ड्रो द ग्राफ, ब्रैकेट में लिखो नेक्स्ट कर्व, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा दोस्तों तो अगला ग्राफ कैसा होगा, ये तुमको बनाना है। हैं? मुंह से नहीं, पेन से बोलो। अरे एक ही साथ बनाएगा तभी कंपेयर करेगा ना भाई। दो आदमी की हाइट कंपेयर करनी है तो एक को अपने घर पे छोड़ के आओगे, एक आदमी को यहाँ ले आओगे। कंपेयर करनी है तो साथ बनाओगे ना। एक चल डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने तुमसे कहा कि ये ग्राफ जो ऐसा बनेगा ये ऐसा बनेगा, मान लो ऐसे तुक्का मारा, अपने को पता नहीं। अब देख, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 है और इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 है। अब मैं एक बात समझाता हूँ, देखो इस वाले के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, लैम्डा M1, और देखना रेड वाले की सोच, इस वाले के करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा लैम्डा M2, और देखो ये वैल्यू यहाँ से आएगी। ये देख यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये मैं लिखूँगा E लैम्डा मैक्स किसके लिए, पहली बार के लिए, और ऊपर लिख रहा हूँ E लैम्डा मैक्स दूसरी बार के लिए। अब मैं बिल्कुल अब चुप हो जाता हूँ, बिल्कुल चुप हो जाता हूँ और तुमको एक बात बताता हूँ। देखो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्डा M कम होना चाहिए। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से लैम्डा M कम होना चाहिए, बात मन में आनी चाहिए। विन्स लॉ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लैम्डा M कम होना चाहिए। तो भाई ये तुम बना लोगे तब बोलूँ क्या? एक बार बना लो इसको, एक बार बना लो इसको, जैसे मैंने बनाया वैसे बना लो। फिर इसके ऊपर मैं एक और कर्व बनाऊंगा ग्रीन वाला। ग्रीन पेन है क्या मेरे पास? है। बना लिया। अब ज़रा देखो, अब लड़ाई ये है कि ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों होगा। आपको लैम्डा M कम ही तो करना है, तो इसकी ऊंचाई क्यों बढ़ा रहे हो, सवाल मन में आना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, लैम्डा M ही तो कम करना है, तो लाल वाले को फिर से देख क्या कह रहा हूँ भाई। पहला कर्व ऐसा था, अब मुझे लैम्डा M कम करना है, तो लैम्डा M तो ये होता है। अब मैं इसको ऐसे भी तो कर देता यार, लैम्डा M कम हो गया ना इसका, लैम्डा M2 कम हो गया, ये लैम्डा M1 है। तुम समझे क्या? मैंने 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 इसको पीछे क्यों किया और यहाँ ऊपर क्यों किया? अच्छा इतनी ही लड़ाई नहीं, मैं अगर चाहूँ लैम्डा M कम करना है, मैं इसको नीचे भी तो कर सकता हूँ। कुछ तो कारण होगा कि ऊपर से लिया है। सोच क्या कारण रहा होगा। एरिया, एरिया इज द कॉज, एरिया इज द कॉज, एरिया कारण है, एरिया कारण है। कैसे एरिया कारण है समझना, समझना। एरिया अंडर कर्व जो होता है वो क्या देता है, इमिसिव पावर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ए टी का पावर 4। ओहो कहीं लिखा हुआ है सिग्मा ए टी का पावर 4। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा। लिख लो इस बात को, लिखो लिखो लिखो। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, सवाल है इस पे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज
total emissive power increase, when temperature increase, total emissive power increase, hence area under the graph will increase. Hence area under graph will increase. Area under graph will increase. Area under graph will increase. अब देखना इसका आंसर। अब देखना भाई, टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, ब्लैक वाला का एरिया तो यही रहा, लेकिन ग्रीन वाले का एरिया ज़्यादा है ना, ऊपर से लेंगे अंडर द कर्व, ये रेड वाले का, इसका एरिया रेड ले लेना भाई, इसका एरिया ज़्यादा है, देख लो, तो इसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है, इसीलिए ग्राफ ऊपर भी जाएगा, तभी तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अब देखो, टोटल इमिसिव पावर, सही लिख रहा हूँ, ई से लिख रहा हूँ, कैसे कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई लेमडा डी लेमडा 0 से इन्फानाइट, या फिर एरिया, एरिया किसका, हाँ अब शॉर्ट में लिखूं तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और वेवलेंथ का, तो लिख देता हूँ स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर एंड लेमडा, इसका। अच्छा, इन सब का एक ही फॉर्मूला बताओ कौन, सिग्मा ए टी का पावर 4, कैसे हो सकता है, ए तो इसमें रहा ही नहीं, तो सिग्मा टी का पावर 4, सिग्मा टी का पावर 4 यही आया है ना, मिला लो ना अपनी कॉपी में, मैंने तो रिकैप कराया है ना। अब तुम सोचो, टोटल इमिसिव पावर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ना चाहिए, है कि नहीं भाई, पूरा रिलेटेड है। लिख लो सारा, ये तो कंक्लूजन लिखाया मैंने, मन खुश कंक्लूजन। ये फार्मूले वाली कॉपी में मुझे क्या लिखना है, ये लिखना है, आप पूरा लिखना, ACP मतलब पूरा लिखना नाम, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, दिस वन इज टोटल इमिसिव पावर। ठीक ही है। अब क्वेश्चन होता है तो एक सवाल आपके मन की तसल्ली के लिए करते हैं, लिखिएगा सवाल, फार्मूला यही सब है, आपके पास सब कुछ है ठीक। सवाल करते हैं, लिखो पहला, जेई का सवाल है, कह रहा है टू स्फेरिकल बॉडीज़, बॉडी ए के बारे में लिखो, रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर T1। बॉडी बी के बारे में लिखो, रेडियस 18 रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर T2। बॉडी ए के लिए ही एक लिखिए और काम, नीचे लिख दो, फॉर बॉडी ए, लैंग्वेज काम का है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, इतना बड़ा नाम है, इज एट 500 नैनोमीटर, is at 500 nanometer, and for body B it is at 1500 nanometer, 1500 नैनोमीटर। जब नहीं दिया हो ना तो दोनों बॉडी ब्लैक ही होती है, अभी लिखा देता हूँ, लिखो बोथ बॉडीज आर ब्लैक बॉडी। Find the ratio of rate of total energy radiated,
बाय बॉडी ए टू दैट ऑफ बॉडी बी, टू दैट ऑफ बॉडी बी। सवाल ही पढ़ो बस अच्छे से, सवाल अच्छे से पढ़ो, बाकी बातें खुद ही हो जाएंगी। अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? अच्छा, सवाल पढ़ लिया आपने, अब रुक जाइए थोड़ा, पढ़ लिया है अब सुनिए, एक एक बात को डिस्कस करते हैं। थोड़ा कठिन है बात, इसके बाद एक और थोड़ा कठिन दूंगा, उसके बाद सारे आसान होते हैं सवाल। कह रहा है टू स्फेरिकल बॉडी है, मेरे पास एक 6 सेंटीमीटर का है और एक हमारे पास 18 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फोटो बनाते हैं। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 18 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, इसके टेम्परेचर को T1 दिया, नाम इसका A है, इसके टेम्परेचर को T2 दिया, नाम इसका B है। ये तो फोटो था, फोटो बना लिया, इतने ही पढ़ के। अब अगली बात समझते हैं इसका। कह रहा है कि भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी, लैंग्वेज समझना, मैक्सिमम इंटेंसिटी किसमें, इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ A इज़ कितना, 500 नैनोमीटर। यूनिट देखो किसकी यूनिट है, वेवलेंथ की। तो वो लेमडा m की वैल्यू दे रखा है क्या, क्योंकि उसी के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिलता है अपने को। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी A वाले को किस वेवलेंथ पे मिला है, हाँ, यानी कि A वाले के लिए लेमडा m1 की वैल्यू 500 नैनोमीटर है और B वाले के लिए लेमडा m की वैल्यू यानी कि लेमडा m2 कितना है, 1500 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन है, जेई का सवाल है, डाटा उसी का रखा है। ये देखो इसने छुपा के बोली इस बात को, मैं सेंटेंस फिर से बोलता हूँ, उसको अंडरलाइन करो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले को अंडरलाइन करिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो ए के लिए मिला था 500 नैनोमीटर, उसको अंडरलाइन करो। वो लेमडा m देने का स्टाइल है, ये समझो। अब कंफ्यूज हो तो क्या पकड़ लोगे, यूनिट। अब नैनोमीटर में है तो वेवलेंथ ही होगा, ये दिया है इसने। अब हमसे पूछा है कि बताओ रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड, रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड को पावर कहते हैं। सोचो, उसको अंडरलाइन करो, लिख लो, अंडरलाइन करो रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड और उसके नीचे लिख लो रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड मीन्स पावर पूछा है, पावर पूछा है। अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है ना, उसमें ये भी आएगा, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ पावर पूछा है। तो पावर रेडिएटेड पूछा है तो क्या रखूं, क्या तुमने जो बोला कि पावर रेडिएटेड, तो मैं बोलूँगा सिग्मा ए टी का पावर 4। बात सही है। अब रुकना भाई, पावर रेडिएटेड को P लिख देता हूँ, सिग्मा ए को लिखता हूँ 4πr²। करना तुम्ही को है, टी तो दिया ही नहीं, लेकिन तुम जीनियस हो, तुम्हें पढ़ के आए हो। टी नहीं देता है, वो क्या देता है, लेमडा, वही दिया है, वही दिया है। अच्छा, और लेमडा के साथ टी का रिलेशन उल्टा इन्वर्स होता है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे लेमडा m प्रोपोर्शनल टू करोगे ना,
तो 1/t होगा। उसमें प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो उसको b लिख देते हैं। b को बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। लिख लोगे क्या इस बात को? लिख लो, नोट लगा के लिख लो। लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू 1/t मीन्स lambda m equals to b/t, lambda m equals to b/t, b बराबर विन्स कांस्टेंट। तो बताओ t के जगह क्या लिख सकते हो? b अपॉन lambda m लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? क्या ट्राई कर सकते हो क्या? आप करके देखो तो। t के जगह पे b अपॉन lambda m रख के ट्राई कर सकते हैं क्या? अपना अपना करना, ऊपर मत देखना ईमानदारी से। जो ऊपर देखेगा गाली दूंगा। अब देखो, क्या तुमने ऐसे सोचा? तुमने t के जगह पे क्या करा तुरंत? देखो भाई, क्वेश्चन में t नहीं दिया मतलब हमको लेमडा के टर्म में t लिखने आना चाहिए। हमारा टारगेट हमको पहले से पता है। हमने जैसे लिखा t के जगह पे b अपॉन लेमडा, पावर में 4 जाएगा भाई साहब। बाकी प्राणी तो कांस्टेंट ही है। ये सिग्मा कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो ऊपर में r², नीचे में लेमडा m का पावर 4। आंसर तो यही है। अब डाटा रखो, आंसर पाओ, ख़त्म। डाटा रखो, आंसर पाओ। डाटा रखो, आंसर पाओ। आया कितना? 9/1 सही है ना? 9/1 सबका आना चाहिए। 9/1 ईमानदारी से रखिए, आएगा। आया? देखिए, P1/P2 पूछा है, R के साथ प्रोपोर्शनल है तो R1 अपॉन R2, लेकिन उसके पावर में स्क्वायर है। उसके बाद लेमडा m का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पहले लिखाएगा लेमडा m2, फिर लिखाएगा लेमडा m1 और अब इसके पावर में 4 जाएगा दोस्तों। R1, अब सवाल से पूछना पड़ेगा डाटा। पहले का रेडियस 6, दूसरे का 18, 6/18 दोस्तों। इसका स्क्वायर इनटू पहले का लेमडा बताओ, नहीं दूसरे का बताओ, ऊपर 2 है, 1500। ये रहा 1500, दूसरे इसका बताओ 500। इसका पावर 4, 3 का पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 का पावर 2 कर लोगे। 1/9 नहीं, 9/1 ऐसे होगा। पंच क्या था? सिंपली वी हैव टू कन्वर्ट। इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन देन यू मस्ट कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ विन्स लॉ। आसान है। ये सवाल कॉम्बिनेशन था किसका? स्टेफन और विन्स का। तो तुम सोचो, एक को हटा दो, न्यूटन्स के 3 लॉ अगर बने हैं, कहा कि भाई थर्ड हटा दिया सिलेबस से, ये कोई बात हुई? इसलिए पढ़ना ज़रूरी। चलिए अगला सवाल, थोड़ा कठिन दूँ, थोड़ा कठिन लिखो तो। लिखो 2 स्फेरिकल स्टार्स, ये एडवांस में अभी आया है हाल फिलहाल। 2 स्फेरिकल स्टार्स A and B emit black body radiation अब given that, देखो given that radius of A is
400 times that of B and A emits 10 raised to the power 4 times 10 raised to the power 4 times the power emitted by body B. पहले मैं रुकता हूँ, इतना पहले पढ़ के समझो। क्वेश्चन लिखने का फ़ायदा ये है कि आप उसको समझते हैं, इतना पहले समझो कि क्या हो रहा है। और एडवांस का सवाल है, मतलब तुम समझ लो 1 या 2 मिनट में नहीं बनेगा भाई, इट विल टेक टाइम, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। जो इतना लिखा था उसको पहले समझ लो, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। पढ़ा सवाल आपने? अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 स्फेरिकल स्टार है हमारे पास A एंड B, और रेडियस A जो है हमारे पास वो B के रेडियस का कितना गुना है? 400। A का रेडियस मतलब RA 400 गुना है किसके रेडियस के? B के रेडियस। इतना बात समझ रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, सवाल तो दूंगा ही सही, बात पहले समझते हैं। अच्छा, अगली बात और कही, अगली लड़ाई कही इसने पावर की। कहा कि A ने जो पावर जनरेट किया है वो B के पावर का 10 के पावर 4 टाइम्स है। मतलब पावर जो A ने जनरेट किया है वो 10 का पावर 4 है, पावर इमिटेड बाय B का। इन्फो है। तो जहाँ A देखूँगा वहाँ इसको रख दूँगा तो कटेगा ना, अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, हमसे अब देखो क्या पूछा है। फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा A अपॉन लैम्डा B। अब आगे बताया है कि लैम्डा A बराबर वेवलेंथ एट विच पीक ऑफ द कर्व अकर, wavelength at which peak of the curve occur, 4a। इसका मतलब समझ में आया ना कि स्फीयर A के कर्व का पीक कहाँ आया है? लैम्डा A पे। उसी तरीके से लैम्डा B क्या होगा? फोटो याद है क्या? फोटो याद है क्या? ये क्या होता है? लैम्डा M। आज उसका नाम क्या है? लैम्डा A। किसके लिए? स्फीयर A के लिए। और स्फीयर B के लिए उसका नाम होगा लैम्डा B, अलग कर्व होगा। तुमसे यही लैम्डा A अपॉन लैम्डा B पूछा है। लैम्डा B का मतलब भी लिख दो, पीक ऑफ द कर्व फॉर स्फीयर B। अब जिसने ग्राफ बढ़िया समझा है, पूरी बात बढ़िया सुनी है, उसके लिए एडवांस का सवाल क्लिक कर देंगे। और एडवांस में एक सवाल क्लिक कर देने का मतलब अचीवमेंट है भाई। एक सवाल, मतलब एक सवाल तुमने सही कर दिया ना एडवांस में, तो तुमने नॉक कर दिया खट। डोर नॉक हो जाता है एक सवाल में। करो नॉकिंग।
कुछ हुआ? कितना आया? 2:1, 2:1, सही बात। बताओ फिर आईआईटी में चलेगा तो 2:1 एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं करूँगा ना, तुम देखो। अब तुमको लग रहा है ना कि हमने अभी देखा है इसको, बस एकदम से उसी प्रोसेस में चलना है। बस आपको पेशेंस से चलना पड़ेगा। पहले गिवन देखो कैसे अटेम्प्ट किया हमने, पहले गिवन लिखा। अगर तुमने सोचा कि नहीं मैं तो तिस्मार खान हूँ, मनी में सोच लेता हूँ, ऐसा होगा, तुम गए काम से, कैसे हिंट मिला देख, हमने गिवन लिखा ना, और यहीं से सोचना शुरू कर दिया। अब देखना तुम एक सीरीज़ में बात है, देखो तो बोल दूंगा तो तुम ऐसे ही कर लोगे। देख A1 पहले का एरिया, मज़े की बात यह है कि इसने क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है, तो A1 को खोल देंगे ना, 4πr²। अब देख ये सिग्मा ऐसी कांस्टेंट है, तो मैं A1 के जगह पे पहले चलो सिग्मा हटा दूँ क्या? चलो सिग्मा काट पीट के हटा देते हैं, सिग्मा की आवश्यकता नहीं, सिग्मा गया। अब देखना A1 के जगह 4πr1 का स्क्वायर, और ये T1 का पावर 4, ये रहा T का पावर 4, ये रहा 4πr2 का स्क्वायर, और ये T2 का पावर 4। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब वो क्या उड़ा सकता है? और 4π देख, 4π देख, ख़त्म। अब इधर इन्फो दिया हुआ है, इसने कहा है R1 जो है, यानी कि जो RA है इधर आ, वो RB का कितना है? 400 गुना है। अब लिखो ना तुम खुद से, तुम कर सकते हो भाई। 16:1 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिए होंगे आप। जल्दी पेन चलाओ, मुंह नहीं। गर्दन हिला रहा है तो अभी आंसर नहीं है, पेट फोड़ दूंगा मैं। सिमरन ने अच्छा काम किया, देखो कर लिया इसने। अच्छी लड़की है लेकिन है नालायक। नहीं ज़्यादा अच्छी बोल दूँगा तो घमंड में आ जाएगी ना, तो बैलेंस में बोलना चाहिए। नहीं हुआ, चलिए कोई फंस रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। आओ कोई देखो भैया देखते हैं। चलो 4π हटा दिया, डन। चलो कोई बात नहीं है। देखिए RA, इसको RA लिख दूं, और ये RB लिखा हुआ है, लिख दूं। अब देख भाई, RA को तू क्या लिख सकता है? 400 ऑफ RB लिख सकता है। अब ईमानदारी से बता, T को क्या लिख सकता है? B/λm लिख सकता है, ठीक है। तो ये लिख सकता है तो B, और यहाँ पे लिख सकता है λm। λm किसके लिए लिखेगा? A के लिए। क्वेश्चन ने इसका नाम क्या दिया है? λA दिया है ना। तो चलो मैं तो तुम्हारे लिए लिख देता हूँ λm1, तुम पुट कर लेना। इसका पावर 4 जाएगा। अब देखो ये जाएगा दोस्तों 10 का पावर 4, ये जाएगा तुम्हारा RB का स्क्वायर। अब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये है T2 के जगह पे यहाँ पे B, यहाँ λm, ये तुमने 2 वाला लिखा है, और इसके पावर में 4 जाना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हटाना ही तो है यार। देख ये RB हटा दूँ इधर से, देख ये RB का स्क्वायर है, और ये यानी कि ये वाला टर्म ख़त्म, ये वाला टर्म भैया ख़त्म। और देख कौन ख़त्म होगा? B ख़त्म हो रहा है ना भाई। कहाँ है मेरा ग्रीन पेन? तो उसने उसको अंदर पता क्या कर दिया। ये भी ग्रीन है, ग्रीन खोलने से डर लगता है। B ख़त्म, यहाँ वाला B ख़त्म। 400 कहाँ गया? हाँ लेना इसका भी, ठीक। ये टर्म गए। अब बस अब तो क्या बचा? यहाँ से 400, यहाँ से λ1 ये रहा 10 का पावर 4, यहाँ उसका बस वैल्यू पुट करना है। करो। हमने RA के जगह पे 400 ऑफ RB रखा,
तो यहाँ से अब देखो पूरा टर्म बोलता हूँ, 400 का स्क्वायर यहाँ पे अपॉन लेमडा ए का पावर 4 यहाँ से, और यहाँ पे 10 का पावर 4, और ये हमारे पास लेमडा m2 का पावर 4। कर लोगे क्या? कर लोगे अब? ठीक है, तो इसको करिएगा। तो यहाँ से आपका लेमडा m अपॉन लेमडा 2 की वैल्यू जो इसने पूछी है वो है 2/1। कितने लोगों का आ गया? ये आ गया, लगभग आ ही गया। ठीक है, ट्राई करिए, करना है आप कर सकते हैं। एक सवाल लिखिए, अब एक सवाल लिखिए। अब जो सवाल है वो मन खुश वाले सवाल हैं। प्राण लेने वाले तो यही दो थे, और भी कैसे प्राण लिए, बस आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। जिसने ये लिख लिया ना वो आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं? जिसने ये लिख लिया वो आगे बढ़ जाएगा, जिसको कन्वर्ट करने आ गया, तरीके से काटने पीटने आ गया, वो आगे बढ़ जाएगा। तो देखो, तो तुम देखो, हम पीक वाले सवाल भी कर गए, उसमें भी इसने यही काम कराया है। बस उसने तुमको जोड़ घटाओ बस तरीके से रखने आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर। डन। अब देखना, एक सवाल देता हूँ तुमको आसान। अब सारे सवाल आसान बनते, देख आसान वर्जन क्या है। स्टार S1 है, स्टार S1 इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन, स्टार S1 emits maximum radiation of wavelength 420 nanometer, 420 nanometer, and star S2 emits maximum radiation of 560 nanometer. Find the ratio of temperature of S1 and S2। तुरंत बताना है, कौन कितना तेज बता सकता है? हाँ नहीं नहीं, 4/3। हाँ 4/3। अरे ये तो ऐसी है, लेमडा m अपन जानते प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है, विंस लॉ। इसने कहा लेमडा m पहली बार का अपॉन लेमडा, लिखने में भी बुरा लग रहा है, इसका आंसर आना चाहिए था, है ना? ये हो गया t, जब वो सब कर लिया तो ये क्यों नहीं होगा? T2 अपॉन T1। अब बात पूछ लेते हैं इससे, दो बात इसने कही है। इसने कहा है कि भाई मुझे T2 अपॉन T1 की वैल्यू बताओ, ठीक है? अच्छा, तो क्या पूछा है ये? लेमडा M1 1 के लिए इसने कितना दिया है? 420। ठीक है, ये रहा 420, और इसके लिए M2 के लिए 560। ये किसकी वैल्यू आएगी? T2 अपॉन T1। मैंने ऐसे लिखा, तुम उलट लेना। अब काट लो इसको, 14 गुने 3 42, और 14 गुने 4 56, 3/4, उसको पलट लेना 4/3। सही है क्या? तो आपको ये तो ऐसे ही है, इतना मनोरंजन तुमको सदाबहार सवाल थोड़ी नहीं देंगे, दे दिया तो किस्मत है तुम्हारी भाई, देंगे तो वैसे ही, कठिन आएगा तो वैसा ही आएगा। ये तो ऐसे ही है, खुश करने के लिए। चल भाई फार्मूला, इसको बोलते हैं फार्मूला बेस्ड सवाल, जिसको याद करके तुम अपने आप को ट्रिक मास्टर बोलते हो, यही है वो। प्राण वहाँ से जाता है, वो करने आना चाहिए। क्या करना क्या था? ये टी देते हैं वो, है ना? टी दिया तो सिंपल हो गया, नहीं दिया तो कन्वर्टेड, खत्म। टी के जगह क्या पुट करोगे? b/λ, खत्म। टी के जगह b/λ पुट करते ही कहानी शुरू हो जाती है। चलो एक सवाल ले लेता हूँ, घर से कर लीजिएगा, घर से कर लीजिएगा। लिखिए, टू स्फेयर ऑफ सेम मटेरियल with radius 1 meter and 4 meter and temperature 4000 Kelvin and 2000 Kelvin
2000 Kelvin respectively. Find the ratio of energy radiated per second by the first sphere. Find the ratio of energy radiated per second by the first sphere to that of second sphere. To that of second sphere. To that of second sphere. इसको घर पे करिएगा. अभी आज वाला जो पढ़ाया है उसको रिवाइज़ कर लो और उसके बाद से कुछ पूछना है तो पूछ लो. इसको बंद कर दो.